हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चल रहा था मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के संबंध में, जिसमें हम लोग चल रहे थे बिहार स्पेशल। हम लोग का है ये वीडियो बिहार स्पेशल, जिसमें हम लोग देख रहे थे अशोक से संबंधित। अशोक के बारे में लगभग चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। कुछ चीज़ें जो बची हुई है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में शिलालेखों के बारे में, स्तंभ लेखों के बारे में, गुहा लेखों के बारे में और कुछ अधिकारियों के बारे में जाना था। कुछ अध्यक्षों के बारे में, जो 26 प्रकार के अध्यक्ष के बारे में बताया गया है अर्थशास्त्र में, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आगे हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के तीर्थों का चर्चा की गई है। 18 प्रकार के तीर्थ की चर्चा की गई है। ये तीर्थ क्या है? तो ये कोई तीर्थ स्थान की बात नहीं कर रहा है ये, बल्कि ये कह रहा है एक अधिकारी, एक तरह के अधिकारी हैं। इन्हीं अधिकारी को यहाँ पर में तीर्थ कहा गया है। ठीक है, ये कैसे अधिकारी हैं? इनमें सभी के नामों, हम सभी के बारे में हम लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं। 4-5 ऐसे हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। कौन कौन है? तो समाहर्ता, ठीक है, समाहर्ता है, सन्निधाता, समाहर्ता है, सन्निधाता है, युवराज, दंडपाल और आटविक। ये 4-5 के बारे में हम लोग सिर्फ याद रख लेंगे, इसी में हम लोग का काम हो जाएगा। समाहर्ता क्या है? तो यह है राजस्व विभाग का प्रमुख, राजस्व विभाग का ये राजस्व प्रमुख है। ये राजस्व विभाग का प्रमुख, जिसे समाहर्ता कहा गया है। सन्निधाता क्या है? तो ये राजकीय कोषाध्यक्ष का, ये जो कोषाध्यक्ष है, ये क्या है? राजकीय कोषाध्यक्ष। युवराज, तो ये राजा का जो उत्तराधिकारी है उसे युवराज कहा जाता है। दंडपाल, ये जो है कारागृह का अध्यक्ष है, ये जो है कारागार का प्रमुख है। आटविक जो है ये वन विभाग का प्रमुख है। आटविक जो है वो वन विभाग का प्रमुख है। तो इन 4-5 को याद रख लेना है, जिससे कि इससे संबंधित तीर्थ के बारे में यदि पूछे तो कितने तीर्थ हैं? तो 18 तीर्थ हैं। इसकी चर्चा कहाँ है? तो ये अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा की गई है। तो इन 4-5 के बारे में पूछेगा, विशेष रूप से अधिक, इससे अधिक नहीं पूछता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख अधिकारी। ठीक है, कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है इंडिका, उस इंडिका में उसने पटना नगर के बारे में, इस पाटलिपुत्रा नगर के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में बहुत बढ़िया लिखा है। उसमें लिखा गया है कि ये पूरा प्रशासन किस तरह से चलता था, ये सारी जानकारी उस इंडिका में दी गई है। ठीक है, तो इसमें इसने 2 प्रमुख अधिकारियों की चर्चा की है। एस्ट्रोनोमोई, एक कौन है? तो एस्ट्रोनोमोई, और दूसरा है एस्ट्रोग्रोमोई। एस्ट्रोनोमोई और एस्ट्रोगोमोई, ये 2 अधिकारियों की चर्चा की है इसने। ये जो है ये सबसे प्रमुख अधिकारी, ये प्रमुख अधिकारी है, ये सबसे प्रमुख अधिकारी, ये जो है सबसे प्रमुख अधिकारी है। ठीक है ना, ये उस समय का, इसको माने नगर जो है, नगर कमिश्नर की इसको संज्ञा दी गई थी। नगर कमिश्नर, इसको जो है नगर कमिश्नर कहा जाता था। वैसे यहाँ पर नगर कमिश्नर कहा जाता था, लेकिन इंडिका में जो मेगास्थनीज ने चर्चा की है
तो उसने एस्ट्रोनोमोई चिन्ह शब्द उसमें दिया है नगर कमिश्नर के लिए। ये एक तरह से मानिए वर्तमान में जो है डीएम का जो पद है, जैसे एक जिले में एक डीएम होता है, उसी तरह ही नगर कमिश्नर का पद था। और दूसरा एस्ट्रोग्रोमोई, ये जो है ये भी प्रमुख अधिकारी, ये भी इसी की तरह एक डीएम के बराबर ही था, लेकिन ये जो है सड़क निर्माण का अधिकारी था। सड़क निर्माण के जो भी कार्य होते थे वो इसी एस्ट्रोग्रोमोई के अंदर होते थे। ये भी एक अधिकारी था। ठीक है, जिला अधिकारी, इसे भी जिला अधिकारी कहा गया है। ठीक है, और भी कुछ अधिकारी हैं तो जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक है अमात्य। अमात्य क्या है? तो ये बहुत सारे अधिकारियों का एक ग्रुप है। ठीक है, बहुत सारे कुछ अधिकारियों को मिला करके उसका एक ग्रुप बनाया गया, जिसे कहा गया क्या? तो अमात्य। इस अमात्य का जो प्रमुख है उसे कहा जाता था महामात्य। उसे क्या कहा गया? तो महामात्य। अमात्य जो एक अधिकारियों का एक ग्रुप, इसका जो लीडर है वो क्या कहलाया? तो महामात्य। और तीसरा एक है अग्रमात्य। अग्रमात्य ये जो है प्रधानमंत्री था। ये प्रधानमंत्री को कहा जाता था अग्रमात्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो चाणक्य। और अशोक के समय में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो राधागुप्त। अशोक के समय में कौन थे? तो राधागुप्त। ये कुछ अधिकारी थे, इनकी चर्चा हम लोगों ने की। अब देखिए, मगध मौर्य साम्राज्य में इसको जो है आप लोग वीडियो को रोक करके इन चीजों को लिख लेंगे, ताकि क्या होगा, आप लोगों को सुविधा होगी बाद में याद करने में। ठीक है, इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे अब देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्य साम्राज्य उस समय में मगध में जो शासन, इनका जो शासन था, इसको इन लोगों ने कई स्टेज में बांट के रखा था। ठीक है, इसका विभाजन कई स्टेज में किया था। तो देखिए, सबसे पहले तो केंद्र था, सबसे पहले केंद्र सबसे ऊपर में, उसके नीचे जो है प्रांत। अब इस प्रांत के जो नीचे है वो क्या था? मंडल। इस मंडल के नीचे जो था उसे क्या कहते थे? तो विषय। और विषय के जो नीचे था उसे कहते थे स्थानीय। उसे क्या कहते थे? स्थानीय। इसके नीचे जो था उसे कहते थे द्रोण। द्रोण या द्रोणमुख, द्रोण कहिए या द्रोणमुख। इसके नीचे जो था वो था क्या? तो ग्राम। इसके नीचे क्या था? तो ग्राम। तो देखिए, केंद्र का प्रशासन किसके हाथ में रहता था? तो केंद्र में तो राजा स्वयं है, राजा बैठेगा, उसके शासन, उसी के अंदर सारा ये चलेगा। प्रांत में जो प्रमुख अधिकारी होता था, प्रमुख जिसके ऊपर पूरे उस प्रांत का कार्यभार सौंपा जाता था, वो कौन था? तो वो कुमार होता था। कुमार कौन? तो राजा का जो पुत्र होता था, जिसको आगे भविष्य में जिसे उत्तराधिकारी बनाया जाना है, उसे क्या होता था? तो कोई प्रांत उसे दे दिया जाता था और वहां का प्रशासन उसे संभालना होता था, जिससे क्या था कि वो उस प्रांत का प्रशासन संभालते हुए उस व्यवस्था को सीखेगा और किस तरह से प्रशासन चलाना, इस चीज को सीखेगा। तब उसके बाद क्या होगा? उसको राजा बनाया जा सकता है, उसे सुविधा रहेगी बाद में उसे प्रशासन करने में, ताकि केंद्र में जब बैठेगा तब उसको कहीं क्या हो रहा है, किस तरह से कार्य किया जाना है, ये सब नॉलेज इसके पास रहेगा कि प्रांतों में क्या क्या चलता है। ठीक है, इसके बाद होता है मंडल। तो मंडल में जो प्रमुख अधिकारी था उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रदेष्टा कहे जाते थे। प्रदेष्टा, इनको क्या कहते थे? तो प्रदेष्टा। इसके जो नीचे थे विषय में, इसे कहा जाता था विषयपति।
इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? विषयपति। उसके बाद स्थानीय, ये जो है 800 गांवों का एक समूह था। 800 गांवों का एक समूह था। द्रोण क्या था? तो द्रोण ये था 200 गांवों का एक समूह, 400 गांवों का एक समूह था। 400 गांवों का एक समूह था द्रोण। उसके नीचे था ग्राम। ग्राम जो है शासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? ग्राम। इसका जो प्रमुख होता था इसे ग्रामिक कहते थे। इसे क्या कहा जाता था? तो ये ग्रामिक कहलाता था। तो इस तरह से मौर्य प्रशासन में प्रांत, इसका जो प्रांतीय प्रशासन था उसका जो विभाजन है, तो पहले केंद्र, फिर प्रांत, फिर मंडल, फिर विषय, फिर स्थानीय, फिर द्रोण, फिर ग्राम, इस तरह से इसका विभाजन किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं बाकी अन्य चीजों के बारे में। तो देखिए, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में 7 प्रकार के स्रोत का वर्णन किया है जहां से टैक्स लिया जा सकता है, यानी राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया है। 7 कौन कौन से हैं? तो पहला है दुर्ग, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्र, दुर्ग, राष्ट्र, उसके बाद खनि, उसके बाद सेतु, उसके बाद जो है वन, उसके बाद वनिक पथ, उसके बाद है ब्रज, उसके बाद है ब्रज। देखिए, दुर्ग जो है ये नगरों से, बड़े नगरों से जो प्राप्त होता था टैक्स, उसे क्या कहते थे? तो दुर्ग। उसके बाद राष्ट्र, ये जो है ये भी कर का एक नाम है। कर का क्या है? ये सब कर के नाम है, ठीक है। कौन कौन सा, किस नाम का क्या कर लगता था और कहां लगता था। तो ये जो है जनपद, ये जो गांव या जनपद थे वहां से जो टैक्स प्राप्त होता था उसे क्या कहते थे? तो राष्ट्र कहा जाता था। खनि, अर्थात यहां देखिए खनिज से खान विभाग से, खान से यानी कोयला खान, लोहा के खान, सोना का खान, यहां से जो टैक्स वसूल किया जाता था, यहां से जो टैक्स प्राप्त होता था उसे क्या कहते थे? खनि कहा जाता था। सेतु, ये जो सेतु है ये कोई पुल नहीं, ये बल्कि एक फल और सब्जियों पर जो टैक्स लगता था, फल और सब्जियों पर जो टैक्स लगता था उसे क्या कहते थे? तो सेतु कहा जाता था। वन जो है ये वन पर टैक्स लगता था। वनिक पथ, ये जो है जल मार्ग और स्थल मार्ग, स्थल मार्ग और जल मार्ग, जल मार्ग और स्थल मार्ग जहां से व्यापार होता था, तो अर्थात वहां से वनिक पथ कहा जाता था उसे, जहां से व्यापार होता था। स्थल मार्ग से भी व्यापार होता था, जल मार्ग से भी व्यापार होता था। तो जिस जगह से व्यापार होता था वहां से भी टैक्स लिया जाता था, तो उसे क्या कहा जाता था? तो वनिक पथ। एक ब्रज है, ये जो है पशुओं पर टैक्स लिया जाता था, यानी जो पशु रखते थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था, यानी अधिक मात्रा में जो पशुपालन करते थे उनसे भी टैक्स के रूप में कुछ लिया जाता था, ठीक है। और भी अन्य सारे बहुत सारे टैक्स लिए जाते थे। ये इन 7 की चर्चा हमको कहाँ मिलती है? तो अर्थशास्त्र में मिलती है। बाकी और अन्य भी टैक्स हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि अन्य कौन से टैक्स हैं। तो देखिए, प्रणय, ये जो है विपत्ति के समय लिया जाता था, ये विपत्ति के समय में लिया जाता था, जनता से संकट के समय में लिया जाता था कि
अकाल पड़ गया या किसी तरह का कोई मतलब संकट आता था, तो उस समय जो धनवान जिनके पास जो सक्षम थे उनसे क्या किया जाता था, तो टैक्स लिया जाता था ताकि अन्य लोगों की सहायता की जा सके। तो प्रणय था। उसके बाद है विष्टि। ये एक तरह से बेगार था, बेगारी था, यानी कि आपसे सरकार यानी कि आपसे कोई कार्य ले रही है और आपको किसी भी प्रकार का मजदूरी नहीं दी जा रही है, यानी बिना मजदूरी के आप राष्ट्र के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता था, तो विष्टि। यानी किसी व्यक्ति से काम ले लिया जाता था, राष्ट्र में सैनिक के रूप में काम ले लिया गया या किसी अन्य काम में उसका उपयोग किया गया, उस व्यक्ति से सहयोग लिया गया, लेकिन उसके बदले उसे मजदूरी नहीं दी गई, उसे क्या कहते थे, तो विष्टि। ये क्या था, एक बेगार था। ठीक है। उसके बाद था बलि। ये जो है एक तरह का धार्मिक कर था। बलि क्या था, एक धार्मिक कर। बलि क्या था, तो धार्मिक कर था। एक था विविध। ये जो है चारागाह पर टैक्स लिया जाता था। ये पशुओं के लिए जो चारागाह बनाया जाता था उसके ऊपर टैक्स लिया जाता था, विविध। उसके बाद था चेर। ये चेर क्या था, तो ये चौकीदारी टैक्स था। ये कैसा टैक्स था, तो चौकीदारी टैक्स। उसके बाद एक था वर्तनी। ये क्या था, तो ये सीमा पार करने पर लगता था टैक्स। सीमा पार करने पर, यानी कि आप राज्य की सीमा को पार करके कहीं और जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तब वहां क्या होता था, आपसे टैक्स लिया जाता था। तो ये सब क्या थे, तो मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, मौर्य काल में जो टैक्स लिए जाते थे उनकी सूची थी। ये इस तरह से टैक्स लिया जाता था। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें 3 तरह के फसलों की चर्चा की गई है। कौन कौन से फसल हैं, तो हेमन, ग्रीष्मक, और है केदार। ये क्या था, तो देखिए हेमन क्या था, जैसे अभी हम लोग कहते हैं रबी फसल, तो वही उसी समय उसी को क्या कहा जाता था, हेमन। ग्रीष्मक यानी खरीफ फसल, जिसे वहां उस समय में ग्रीष्मक कहा जाता था। और केदार में आते हैं जायद फसल जो है वो कहाँ आते हैं, तो वो केदार में आते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं न्यायालय व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य में, मौर्य काल में न्यायालय जो व्यवस्था थी, न्यायालय के, वो क्या थी, किस तरह थी। तो देखिए यहां भी 2 भागों में न्यायालय को बांटा गया था। एक था धर्मस्थीय, और एक था कंठशोधन। क्या है, तो कंठशोधन, एक धर्मस्थीय और एक कंठशोधन। ये था एक तरह से दीवानी न्यायालय, और ये था फौजदारी। ये कैसा था, दीवानी, और ये था फौजदारी। इसके जो प्रमुख थे, इसका जो न्यायाधीश था उसे धर्मस्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो धर्मस्थ। और इसके जो न्यायालय के न्यायाधीश थे उसे प्रदेशक, इसे क्या कहा जाता था, तो प्रदेशक कहा जाता, प्रदेशिक कही,
प्रादेशिक, इसे क्या कहा जाता था? प्रादेशिक, और इसे धर्मस्थ। ये पूछ सकता है कि धर्मस्थ जो अधिकारी थे वो किस विभाग के थे? तो वह धर्मस्थीय विभाग के थे, दीवानी न्यायालय के थे। और प्रादेशिक जो अधिकारी थे वो किस विभाग से थे? तो वो कंठ शोधन या फौजदारी न्यायालय के ये न्यायाधीश के रूप में, इनको न्यायाधीश के रूप में ये थे। ठीक है। अब देखिए इसमें दो तरह की सेना का रखने का बात कहा गया है अर्थशास्त्र में। एक स्थायी सेना और एक है किराए पर। सेना के बारे में स्थायी सेना और किराए की सेना दोनों बात कही गई। अस्थायी सेना तो जिसे राजा ने, जिसे अपने राज्य में रखा गया है, उसे मतलब परमानेंट रखा गया है, उसे वेतन दिया जा रहा है और सारी सुविधाएं उसे दी जा रही है, वो क्या है? तो अस्थायी सेना है। और किराए की सेना जो है, इसका मतलब है कि जब कभी भी युद्ध की स्थिति होती है, जब कभी युद्ध का माहौल बनता है या किसी के साथ युद्ध करना होता है, तो अपने पड़ोसी मित्र राज्यों से कुछ सेना, उनकी सेना को किराए पर लेते हैं, और जब उनकी सेना से सहायता लेते हैं तो कुछ उनको किराए के रूप में, यानी कि उनको मूल्य चुकाते हैं, तो वही क्या हो गया? तो किराए की सेना। यानी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुला लिए, कुछ धन उनको दे दिया, काम समाप्त, उसके बाद वो अपने जगह। ठीक है। तो स्थायी सेना और किराए की सेना, दो तरह की सेना की चर्चा है। माप की जो इकाई है, माप की जो इकाई है, जैसे अभी हम लोग कैसे तोलते हैं? 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, आधा किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरह से माप की इकाई है ना। तो उस समय में भी माप की इकाई थी। तो सबसे बड़ी जो माप की इकाई थी उसे कहा जाता था आढ़क। उसे क्या कहा जाता था? तो आढ़क। आढ़क के बाद जो है, आढ़क के बाद होता था प्रस्थ। प्रस्थ के बाद फिर कुडम्ब, कुडम्ब के बाद जो है पल, पल के बाद है स्वर्ण पल, पल के बाद स्वर्ण पल, स्वर्ण मास कहिए, स्वर्ण मास, स्वर्ण मास। ये क्या है? तो माप की इकाई। सबसे बड़ा आढ़क, उससे छोटा प्रस्थ, उससे छोटा कुडम्ब, उससे छोटा पल और उससे छोटा स्वर्ण मास। अब इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि मौर्य काल में प्रस्थ क्या था? तो माप की इकाई थी। आढ़क क्या था? तो माप की इकाई थी। पल क्या था? तो ये भी क्या थी? माप की इकाई थी। इसी तरह से प्रश्न पूछेगा। ठीक है। अब इस समय के कुछ सिक्कों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। ये सिक्के, इस समय में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, तीनों सिक्के मिलते थे। सोने के, चांदी और तांबा, तीनों सिक्के, तीनों धातु के सिक्के मिलते थे। तो सोना का जो सिक्का है उसे कहा जाता था स्वर्ण और निष्क कहा जाता था। स्वर्ण और निष्क। चांदी के जो सिक्के थे उसे काशार्पण कहा जाता था। काशार्पण, ये क्या कहा जाता था? काशार्पण या फिर पन। दो तरह के थे, काशार्पण और पन, दोनों चांदी के सिक्के थे। तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो मासक, मासक या फिर काकनी कहा जाता था। काकनी और मासक ये दो क्या है? तांबे के सिक्के हैं। काशार्पण और पन क्या है? तो चांदी के सिक्के हैं। स्वर्ण और निष्क क्या है? तो ये सोने के सिक्के हैं उस समय में। ठीक है। अब देखिए आगे जो है, चाणक्य ने
चाणक्य ने राज्य के लिए, किसी राज्य के लिए, राजा के लिए 7 अंग बताए हैं। कहा गया है कि 7 अंग होने चाहिए। एक राजा के लिए ये 7 अंग बताया गया है कि 7 अंग होने चाहिए एक राजा के पास। क्या क्या था? देखिए, पहला राजा, यानी कि राजा जब तक राज्य में राजा सही नहीं होगा, अर्थात राजा जब तक ईमानदार नहीं होगा, देशभक्त नहीं होगा, प्रजा का हितैषी नहीं होगा, तब तक उस राज्य का कल्याण नहीं हो सकता है। उसके बाद कहा कि अमात्य। अमात्य क्या है? तो ये मंत्रिमंडल है, प्रमुख अधिकारियों का एक ग्रुप है, यानी मंत्रिमंडल। इनका क्या होना चाहिए? राजा का जो मंत्रिमंडल है वो कैसा होना चाहिए? वो ईमानदार होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। तो जब तक अमात्य सही नहीं होगा तब तक राजा कोई कार्य सही से कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि राजा के अधिकतर कार्य तो मंत्री परिषद करती है, मंत्रिमंडल करती है, मंत्री सब करते हैं, और कहाँ क्या हो रहा है इसकी सूचना मंत्री राजा तक देते हैं, और फिर राजा के माध्यम से मंत्री जनता तक पहुंचाते हैं। तो अमात्य का सही होना, ईमानदार होना जरूरी है। उसके पास, राजा के पास अपना क्षेत्र होना चाहिए जिस पर वो राज्य कर सके। उसके बाद पड़ोसी मित्र होने चाहिए। पड़ोसी मित्र, पड़ोसी कैसे होने चाहिए? उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध होना चाहिए, क्योंकि यदि मित्रतापूर्ण संबंध नहीं होगा अपने आस पड़ोस के लोगों से, तो वो क्या होगा? हमेशा वो क्या करते रहेंगे? दिक्कत देते रहेंगे। कभी भी आक्रमण का खतरा रहेगा, कभी क्षेत्र में वो हमारी सीमा में घुस गए, कभी वो हमारी सीमा, उधर से हमारी सीमा में घुस गया, कभी उधर से हमारी सीमा में। तो पड़ोसी कैसे होने चाहिए? मित्रवत होने चाहिए, पड़ोसी मित्र की तरह होने चाहिए। उसके बाद कोष होना चाहिए राजा के पास, यानी जब तक राजा के पास कुछ धन नहीं रहेगा, जब तक कोष जमा नहीं रहेगा, तब तक वो प्रजा के हित में कैसे कार्य कर सकता है? कोई कार्य प्रजा को, कोई भी योजना प्रजा को देनी है, किसी तरह का लाभ प्रजा को देना है, या सड़क ही बनाना है, सड़क बनाना है, नहर बनाना है, तो राजा करेगा कैसे? तो उसके पास क्या होना चाहिए? कोष होना चाहिए, यानी धन होना चाहिए। उसके बाद न्याय व्यवस्था उसकी बेहतर होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था उसकी कैसी होनी चाहिए? एकदम सुदृढ़ होना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था सही होनी चाहिए। उसके बाद किलेबंदी होनी चाहिए। किलेबंदी अर्थात उसका जो अपना बॉर्डर है वो सुरक्षित होना चाहिए। जैसे अभी हमारा भारत का ही बॉर्डर है, तो जहाँ भी बॉर्डर है वहाँ पर क्या है? तो वहाँ पर बीएसएफ फोर्स लगी हुई है, बीएसएफ लगी हुई है। जितने भी जहाँ हमारे बॉर्डर हैं, भारत के जितने भी बॉर्डर हैं, सब जगह क्या है? बीएसएफ लगी हुई है, यानी कि वो क्या है? एक तरह से किलेबंदी है। तो राजा के जो क्षेत्र है उसका अपना किलेबंदी होना चाहिए, यानी बॉर्डर की सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए। तो ये 7 अंग राजा के पास होने चाहिए, तभी राजा क्या कर सकता है? अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है, अपने क्षेत्र में व्यवस्था सही कर सकता है। ठीक है, तो लगभग हम लोग का मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया है। अब आगे देखते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य लगभग 137 वर्षों तक चला था। मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य वंश 137 वर्षों तक चला था। इसका जो सबसे अंतिम शासक था वो है कौन? तो इसका सबसे अंतिम शासक है बृहद्रथ। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक जो है वो है बृहद्रथ। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन है? तो बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की और नए वंश की शुंग वंश की स्थापना की। देखिए, मौर्य वंश का पतन का जो कारण है, मौर्य वंश के पतन का कारण अशोक के बाद जितने भी इसके उत्तराधिकारी आए उनका सुयोग्य उत्तराधिकारी का ना हो पाना, यानी कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी मजबूत अशोक के जैसा या फिर बिंदुसार के जैसा या फिर चाणक्य के या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के जैसा कोई ऐसा सुदृढ़ एक शक्तिशाली शासक इसके आगे वंश में कोई नहीं आया अशोक के बाद, यानी कुशल प्रशासक का, यानी कुशल राजा का न होना भी इसका एक कारण है।
दूसरा कारण है कि अशोक की जो धम्म नीति थी, यानी कि अशोक का जो अहिंसा की नीति को जो अशोक ने अपनाया था, उसके कारण भी जब तक अशोक रहा तब तक तो सभी राज्य मिले रहे, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद अशोक जैसे ही मरा तो बहुत सारे जो प्रांत थे वो क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे, वो विद्रोह करने लगे और स्वतंत्र होने लगे। तो इस तरह से भी मौर्य वंश का अंत होने लगा, मौर्य वंश का पतन होने लगा, और कोई योग्य शासक ना होने के कारण भी इसका धीरे धीरे क्या होने लगा, तो पतन होने लगा। तो इस वंश का, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन है, तो बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। इसकी हत्या किसने की, तो इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और नए वंश की स्थापना की। कौन सा वंश, तो अपने नाम से ही वंश रखेगा, वंश का नाम रखेगा, तो शुंग वंश की स्थापना की। तो आज हम लोग का अशोक से मतलब मौर्य से संबंधित जो भी चैप्टर था, मौर्य वंश से संबंधित, वो सारा हम लोग का क्लियर हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी सारा क्लियर हो गया होगा। जितना भी टॉपिक मैंने अशोक मौर्य वंश से संबंधित जो भी चीज़ें बताई हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब शुंग वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, उससे आगे हम लोग चलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।